Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून टू ऑल. आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो कल संडे था, तो संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं हुए थे. हमने संडे को वीकली करंट अफेयर्स देखे थे, जहां पर हम लोगों ने टॉप 70 एमसीक्यू देखे थे. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लो. तो आपको वहां पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में वन लाइनर और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है आपका वहां पर रिवाइज हो जाएगा, और उसकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी थी एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पे भी. अब जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो बेसिकली वेट करते हैं वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स का, तो उनको मैं बता दूं हर वीक मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ पीडीएफ पे. अदरवाइज अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, तो वहां पर भी जो आपका फ्री नोट्स है वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स, वहां पर भी पीडीएफ आपको हर हफ्ते शेयर होती है, और टेलीग्राम पे तो होती ही है. तो आज शाम को आपको वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी. ठीक है, चलो. तो आज के सेशन में हम 13 से लेकर 15 ऑफ सितंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, वो भी एमसीक्यू के साथ. लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, 13 और 15 के बीच में एक दिन आता है जिसका नाम है 14 सितंबर. संडे था, लेकिन 14th ऑफ सितंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किया. क्या था भाई? 14th ऑफ सितंबर को था हिंदी दिवस. अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये जो हिंदी दिवस है ये नेशनल हिंदी दिवस है. जो आपका वर्ल्ड हिंदी डे या हिंदी दिवस मनाया जाता है वो जनवरी में मनाया जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे. पहले हम नेशनल हिंदी दिवस पे बात करेंगे, जो कि 14 सितंबर को मनाया गया, और इस साल ये 76 नंबर की एनिवर्सरी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन मतलब 14th ऑफ सितंबर को क्या किया गया था? 14th ऑफ सितंबर को डिसाइड किया गया था कि जो हिंदी भाषा है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा. तो हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रीय हिंदी दिवस ट्रेसेस बैक टू सितंबर 14 1949. तो 14 सितंबर 1949 में डिसाइड किया गया था संविधान सभा के द्वारा. क्या डिसाइड किया गया था? कि हिंदी और जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसे भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा. इसलिए 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. और इस दिन को आज से नहीं मना रहे, 1953 से हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसकी थीम क्या है? हिंदी, द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी. आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी. हिंदी जो शब्द है वो हिंद से लिया है. हिंद एक पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ इंडस रिवर. अब यहाँ पे जो संविधान सभा थी जिसने रिकमेंडेशन किया था कि नेशनल मतलब सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया जाएगा, इस बात को याद रखना है कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ऑफिशियल लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज अभी तक भारत की नहीं है, इस बात को याद रखना. इसके लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूला बनाया गया था, जिसको लीड कर रहे थे के एम मुंशी. और इन्होंने कहा गया था कि आर्टिकल 353, आर्टिकल सॉरी 343 है, आर्टिकल 343, इसके अंतर्गत हम हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करेंगे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. और इंग्लिश भी कंटिन्यूअसली ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी 15 इयर्स के लिए. फिर बाद में हमने फर्दर इसको एक्सटेंड किया, और आज 2025 में भी इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए इंग्लिश भी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है. ठीक है. नाउ बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में. तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है. अब वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा बोली गई थी 1949 में. तो उसी दिन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वर्ल्ड हिंदी डे बना रहे हैं. तो नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी. तो दोनों दिनों से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए दोनों दिन आपको याद रखने हैं. आज क्या है भाई? अब यहाँ पे दो आर्टिकल याद रख लेना. 343 जो है वो हिंदी भाषा या आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है. वही 243 से 100 कम कर दो तो ये आपको पंचायतों से देखने को मिल जाएगा. तो पंचायतों से संबंधित आर्टिकल भी आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलते हैं. कई सारे एग्जाम्स जो होते हैं, स्टेट एग्जाम स्पेशली, वहां के तो सिलेबस में ही मेंशन होता है पंचायती राज व्यवस्था. तो इसलिए पंचायत से संबंधित आर्टिकल्स आपको थोड़े से याद रखने हैं. ओके है जी. चलो अब बात कर लेते हैं. आज है 15 ऑफ सितंबर. 15 ऑफ सितंबर को हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं. ठीक है, 15 ऑफ सितंबर को हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं. और इस दिन की शुरुआत 1968 में की गई थी. क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज मतलब 15 ऑफ सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एम या फिर सर एम विश्वेश्वरैया जी की.
सर एम विश्वेश्वरैया जी ने हमारे देश में इंजीनियरिंग के सेक्टर में, क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने जो भी हमारे देश में कंट्रीब्यूट किया है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इसका पर्पस ये है कि इंजीनियर्स का हमारे सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि अगर हम एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में बात करें, तो इन्होंने फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन सिस्टम बनाया था। इनके द्वारा ही जो कृष्णा राजा सागर डैम मैसूर में है ना, तो कृष्णा राजा सागर डैम फ्लड कंट्रोल के लिए, बाढ़ की रोकथाम के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए सर विश्वेश्वरैया जी ने तैयार किया था। फिर ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट्स के बारे में बात करते हैं, तो जो फ्लड आती है तो ऑटोमेटिकली गेट खुल जाते हैं ना, जिससे पानी निकल सके। तो ये जो ऑटोमेटेड फ्लड कंट्रोल गेट्स है, इसका इनोवेशन भी इन्होंने 1903 में किया था, और इसे इंस्टॉल किया था कहाँ पे? खड़क खड़क वसला डैम, पुणे में। अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। आज जो हम हैदराबाद शहर देखते हैं, हैदराबाद जो सिटी देखते हैं, वहां पर जो भी वाटर सप्लाई सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसके आर्किटेक्ट भी कौन माने जाते हैं अर्बन प्लानिंग के लिए? एम विश्वेश्वरैया जी माने जाते हैं। तो इनका कई सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 1968 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। अब इन्हें कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिले, जैसे कि 1955 की बात करते हैं, तो 1955 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर 1911 1911 में इन्हें क्या दिया गया था? कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, किंग एडवर्ड सेवन ने दिया था। 1915 में इन्हें नाइट नाइट कमांडेंट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर भी दिया गया था, और इंडियन साइंस कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे 1923 में। तो ये उनके कुछ ऑनर्स हैं जो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है भारत रत्न, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो हमने एक चीज देखी, स्टैटिक भी देख लिया, करंट अफेयर्स भी देख लिया, अब हम एमसीक्यू भी देख लेंगे। तो सारी चीज एक सिंगल पैकेज में आपको मिल रही है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि वीकली सेशन से जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, डायरेक्टली वैसे के वैसे ही क्वेश्चन प्रिंट आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो वीकली सेशन कोई भी मिस नहीं करेगा। और अगर सेशन पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब ये कौन है भाई? इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं, राइट। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पोस्टुनमसली ऑनर्ड विद पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। तो पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड इकोनॉमी के सेक्टर में दिया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल जो भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी फ्रेमवर्क वगैरह रेडी करता है, उसको हम पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड देते हैं। तो ये अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि 1991 में इन्होंने ही एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में। इन्होंने जो टैरिफ था उसको रिड्यूस करने का काम किया था, रिडक्शन इन द इंपोर्ट टैरिफ। ठीक है, इन्होंने एफडीआई को इनकरेज किया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए, भारत की ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम इन्होंने किया था। डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री इन्होंने शुरुआत किया, मतलब इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मेजर रोल प्ले किया है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड जो है वो किसने शुरू किया है? हैदराबाद बेस्ड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन है। उनके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल जो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ बात कर लेते हैं हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश में कई सारे मेजर रोल पर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे देश के चीफ इकोनॉमी एडवाइजर रहे हैं 1972 से 1976 के बीच में। फिर 1982 से 1985 के बीच में आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया है इन्होंने। ठीक है, फिर 1990 से 1991 के बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी अफेयर्स के एडवाइजर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके चेयरमैन भी 1991 में रहे हैं। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 1991 से 1996 के बीच में। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 10 सालों तक, 2004 से 2014 तक। ठीक है, तो यहां से स्टेटमेंट आपके फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये जो पोस्टर दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रही है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, अब इन्हें कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिल चुके, जैसे कि पद्म विभूषण मिला था 1987 में, तो ये भी आप एड ऑन कर सकते हैं। डन। चलिए अगले पर्सन के बारे में, इनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जुलाई मंथ अगस्त मंथ में बात की थी, लेकिन वापस से सुर्खियों में, वापस से न्यूज में है, तो हम एक बार वापस से देख लेते हैं।
साहिल किनी इनका नाम है। आप लोगों ने आरबीआईएच के बारे में जरूर सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआईएच को तो जरूर सुना होगा। आरबीआईएच का मतलब होता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी मतलब सहायक कंपनी आपको देखने को मिलेगी आरबीआईएच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में आरबीआईएच का फॉर्मेशन किया था। आरबीआईएच क्या करता है, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है या हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, स्टार्टअप्स है, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बनाने का काम, उनको प्रमोट करने का काम आरबीआईएच करता है। 2022 में बना था, बेंगलुरु में है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी मतलब सब्सिडरी है। ठीक है, नाउ बात करते हैं आरबीआईएच के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो इनका नाम हो जाएगा आपको साहिल किनी। क्या नाम है इनका? साहिल किनी आपको आरबीआईएच के सीईओ देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने राजेश बंसल को सक्सीड किया है। चलिए, अगला नाम आता है सुशीला कर्की का। ये सुशीला कर्की है, और इन्होंने भी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये नेपाल की पहली विमेन, भले ही इंतरिम प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, इसलिए आप इनका नाम याद रखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा था कि जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, जिसके बाद केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, वहां की सरकार गिर गई। जब तक नई सरकार नहीं बनती है, इलेक्शंस नहीं होते हैं, तब तक के लिए एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की काम करेंगी, और ये पहली महिला है जो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके पहले ये नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस भी आपको देखने को मिलेंगी 2016 से 2017 तक। तो सुशीला कर्की, देखो हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं ना, पड़ोसी देशों में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, जो हमारा एसबीआई होता है, अभी आप लोग ने एसबीआई पीओ एग्जाम भी दिए हैं, मेंस एग्जाम भी दिया है, तो आपका इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। जो एसबीआई होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, एक क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सभी को पता है, सी एस शेट्टी आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। चेयरमैन के अलावा 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और 18 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। क्या समझे आप? एसबीआई में एक चेयरमैन होता है, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 18 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अब 18 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम तो याद करना इट्स नॉट पॉसिबल, करना भी नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम आप पढ़ सकते हो, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे, एफएसआईबी मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रवि रंजन का नाम पिक किया है एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमडी। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? रवि रंजन होंगे। ठीक है, वर्तमान में ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई में। एक तरीके से आप कह सकते हो इनको प्रमोट करके अब मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है। इनका जो टेन्योर होगा वो 30 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 30 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा, और ये एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, और ये विनय एम तोनसे को सक्सीड करेंगे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो देख सकते हैं आप, अश्विनी कुमार, विनय एम तोनसे, राणा आशुतोष कुमार और रमा मोहन राव, ये आपको 4 मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेंगे एसबीआई में, और विनय तोनसे को सक्सीड कौन करेंगे? रवि रंजन करेंगे। क्लियर है? तो एसबीआई के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है आप लोगों के लिए फिलहाल। चलिए, अब यहाँ पे आपको 2 और पर्सन्स के नाम याद रखने हैं जिनका रिलेशन बॉक्सिंग से है। पहला नाम आता है मीनाक्षी हुड्डा का। मीनाक्षी हुड्डा आपको 48 केजी कैटेगरी में देखने को मिलेंगी, और हमारे देश की ये बॉक्सर आपको देखने को मिलेंगी। अगला नाम आता है जैस्मिन लेम्बोरिया का। जैस्मिन लेम्बोरिया 57 केजी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और ये भी हमारे देश की एक बॉक्सर है। क्यों है भाई न्यूज में? क्योंकि इन्होंने जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है ना लिवरपूल में, भारत को मेडल लाकर दिया है, वो भी गोल्ड। ठीक है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। जैस्मिन लंबोरिया 57 केजी कैटेगरी, मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी कैटेगरी। इन्होंने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि लिवरपूल में हो रहा है, भारत को पहला गोल्ड मेडल यहाँ पे इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लाकर दिया है। और यहाँ पे जो हमारे देश की एक एलाइट कह सकते हो बॉक्सर्स की लिस्ट है, उसमें शामिल हो चुकी हैं। जैसे कि हमको पता है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में 6 बार जीती है मैरी कॉम, 2002 में, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018। फिर निखत जरीन आपको पता है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं। सरिता देवी, जेनी आरएल, लेखा केसी, नीतू घंगास और लोवलीना बोर्गोहेन,
और यहाँ पे अभी ज्वाइन किसने किया है, मीनाक्षी हुड्डा एंड आपका जैस्मीन लंबोरिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो न्यूज में थे, इनके बारे में हमने बात की। अब देश दुनिया की और खबरें हम देखेंगे, हम बात करेंगे भारत की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में। इसके अलावा पहला कह सकते हो कि एआई ट्राइबल्स के लिए एक डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, हम उस पर बात करने वाले हैं। आईआईएम अहमदाबाद का नया कैंपस भारत के बाहर ओपन हो रहा है, पहला ओवरसीज कैंपस है, उस पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो काफी कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ, अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप उन्हें डाउनलोड करके अच्छे खासे नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, या आप पिछले 4-5 सालों के एसएससी के पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, हिस्ट्री का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या हमारी एवरी मंथ 3 मैगजीन्स पब्लिश होती हैं, उन मैगजीन्स को आप लेना चाहते हैं अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैगजीन्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। आप इन मैगजीन को डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्मेट में डिजाइन की गई हैं। ठीक है, चलो अगली कहानी समझ लें हम। डन। नेक्स्ट है इंडियन वीमेंस हॉकी टीम। अब देखो यहाँ पे एशिया कप के बारे में बात हो रही है। एशिया कप जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर एक गेम से संबंधित नहीं है। क्रिकेट एशिया कप भी होता है और हॉकी एशिया कप भी होता है। अभी हम हॉकी एशिया कप के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीमेंस एशिया हॉकी कप कहाँ पर हो रहा था, होंगजाओ चाइना में हो रहा था। फाइनल में पहुंची हमारी टीम इंडिया। तो इंडिया और चाइना के बीच में फाइनल खेला गया और इंडिया की टीम को सिल्वर मेडल मिला है। तो चाइना जीत चुकी है गोल्ड मेडल, इंडिया को मिल चुका है क्या, सिल्वर मेडल, और जापान की टीम को मिला है क्या, ब्रोंज मेडल। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वीमेन एशिया कप कहाँ पर हुआ था, तो वीमेन एशिया कप आपका हुआ था चाइना में। भारत को कौन सा मेडल मिला है, भारत को सिल्वर मेडल मिला है। फाइनल किसके बीच में हुआ था, फाइनल इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। और इसी के साथ चाइना की जो टीम है वो 2026 में जो वीमेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप होना है उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो अगला प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि 2026 में वीमेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो नीदरलैंड एंड बेल्जियम में आपको देखने को मिल जाएगा, नीदरलैंड और बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोटा। मोटा का मतलब क्या है, मोटा नहीं है ये, मोटा का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदि संस्कृति वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब हमारे देश में कई सारी जनजातियां रहती हैं, सभी को पता है। अब जो हमारे देश की जनजातियां हैं उनके कई सारे आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि पिथौरा चित्रकला होती है, जैसे आपने भूरी बाई का नाम सुना होगा, प्रेमा फाल्या का नाम सुना होगा, ये सब पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। गौड़ जो आपकी गौड़ पेंटिंग है ना, एमपी में डिंडोरी जो जिला है वहां पर देखने को मिलती है, जैसे जीआई टैग भी मिल चुका है। तो गौड़ पेंटिंग हो गई एमपी की। तो ऐसे कई सारे ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स होते हैं, पेंटिंग मतलब चित्रकला होती है, हैंडलूम्स होते हैं। तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना कि देश में या देश के बाहर भी कोई व्यक्ति कहीं पे बैठा हुआ है और उसको ट्राइबल के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है, ट्राइबल के प्रोडक्ट्स को देखना है, उनकी संस्कृति को सीखना है। हो सकता है किसी को सीखना हो कि कैसे हम पिथौरा पेंटिंग करते हैं, हो सकता है भाई किसी को सीखना हो, तो वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिसेंटली पायलट बेसिस पे बेटा वर्जन लॉन्च किया है आदि संस्कृति का। आदि संस्कृति इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्टिफैक्ट। ठीक है, आदि संस्कृति वर्ल्ड का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो कि प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड कंजर्वेशन का काम करता है, कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। और ये मार्केट प्लेस भी प्रोवाइड करता है ट्राइबल कम्युनिटीज को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आके बेच भी सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए अलग अलग स्टेट के जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इसे तैयार करने का काम किया है। ठीक है, इसके पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने आदि वाणी इनिशिएटिव के बारे में बात की थी। हम सभी को पता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, गौड़ी है, भीली है, मैथिली है, संथाली है, मुंडरी है, तो ऐसी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन क्या आप उसको समझ सकते हैं? अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट करने के लिए आदि वाणी इनिशिएटिव है। तो आदि वाणी इनिशिएटिव एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जो ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। अभी इस पे भी पायलट बेसिस पे 6 लैंग्वेजेस हैं, फर्दर इसमें और भी लैंग्वेजेस को एड ऑन किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे ये जो आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इस आदि संस्कृति में आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला है आदि यूनिवर्सिटी। आदि यूनिवर्सिटी क्या है? ये आपको 45 कोर्सेज ऑफर करती है। आपको ट्राइबल डांस सीखना है, पेंटिंग सीखनी है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, कुछ भी अगर आपको सीखना है तो 45 कोर्सेज आदि यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल होंगे। आदि संपदा, आदि संपदा क्या है? यहाँ पे 5000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित हैं, उनके जो आर्ट वर्क्स हैं वो यहाँ पे संग्रहित की गए हैं। आदि हाट का मतलब है ये ट्राइफेड से लिंक है और यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से ये 3 इनिशिएटिव आदि संस्कृति के अंदर मिलेंगे। तो आदि संस्कृति के अंदर आदि यूनिवर्सिटी है, आदि हाट है और आदि संपदा है। बात क्लियर हो गई है? तो इनके ऑब्जेक्टिव याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना, स्पेशली स्टेट एग्जाम वाले मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप लोग अपने सिलेबस को उठाकर देखो, अगर नहीं देख पा रहे हो। देखो पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं एमपी का बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, वहां का सिलेबस तो मैं गो थ्रू करती रहती हूँ। तो एमपीपीएससी में ना पहले केवल एक छोटा सा टॉपिक था, ट्राइबल ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे लगा कि हमें ट्राइबल्स की जनजातियों को प्रोटेक्ट करना, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो लगातार बैकवर्ड कंडीशन में जाते जा रहे हैं। और कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि पीएम जनमन योजना है, और दुनिया भर की योजनाओं का भी फायदा हमें किसको देना है? आदिवासी कम्युनिटी को देना है। तो अभी सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि आने वाली सेंसस में क्या किया जाएगा, जो पीबीटीजी कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी अलग से सेंसस, उनका अलग से डेटा पब्लिश किया जाए। तो भारत सरकार और हर एक राज्य की गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों के आदिवासी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। तो एमपी का जो सिलेबस है ना, उसमें ना पहले एक छोटा सा टॉपिक था, ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश। अब एक पूरी यूनिट बना दी, अब एक पूरी यूनिट बना दी ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ट्राइबल से संबंधित जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट भी फ्रेम किया जा सकता है। और एसएससी में ये जो सेगमेंट होता है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित होता है। तो आर्ट एंड कल्चर भी आपको स्पेसिफिक किया गया है, बिल्कुल आप देखोगे एसएससी के सिलेबस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी को समझते हैं, एम्स दिल्ली के बारे में। एम्स बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टू ट्रेन ऑन द विंची रोबोटिक सिस्टम। अब यहाँ पे जो एम्स वगैरह होते हैं उसमें कई सारे डॉक्टर होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, राइट? ट्रेनिंग चलती है डॉक्टर्स की, कहाँ पे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एम्स वगैरह में। अब यहाँ पे कोई डॉक्टर आया है जो कि सर्जरी सीखना चाहता है, तो उसको सर्जरी सिखाई जा रही है रोबोटिक्स से। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली हैज अचीव अ हिस्टोरिक माइलस्टोन by becoming the first government medical college in India to offer training on the Da Vinci robotic surgical system। तो इसमें सर्जिकल जो सर्जरी जो सिखाई जाएगी वो इस रोबोट की मदद से, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये रोबोट है, इसकी मदद से सिखाया जाएगा। इसे स्किल ई लर्निंग टेलीमेडिसिन फैसिलिटी में इंस्टॉल किया गया है एम्स नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईएम अहमदाबाद के बारे में। याद कीजिए, कुछ समय पहले जब एनआईआरएफ की रैंकिंग पब्लिश हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा, बेस्ट कॉलेज, राइट? आईआईएम अहमदाबाद ओपन फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई। तो दुबई में पहली बार आईआईएम्स का, या इंडिया के बाहर आईआईएम्स का, आईआईएम अहमदाबाद, सॉरी एम्स बोल दिया मैंने, आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस ओपन किया जा रहा है। तो दुबई के क्राउन प्रिंस का नाम है शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इन्होंने पहला ओवरसीज कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का ओपन किया है दुबई के इंटरनेशनल एकेडमिक में। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कशन किया था कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी 2 दिन के विजिट पे दुबई गए थे और यहाँ पे इन्होंने पहली ओवरसीज अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत भी की है अंडर द अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसके अलावा यूनियन जो मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर है, अभी इनकी कम्युनिकेशन, इनकी डिस्कशन चल रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी के साथ, अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ, कि ये लोग भी अपने कैंपस को दुबई में ओपन कर सकते हैं। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, केवल डिस्कशन चल रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया है। नाउ बात करते हैं समुद्र प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा। ठीक है, आप होते ना मंदिर की हमने प्रदक्षिणा की, मतलब परिक्रमा की, तो समुद्र प्रदक्षिणा ये क्या है भाई? तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है समुद्र प्रदक्षिणा को। ये वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सेलिंग एक्सपेडिशन है। ट्राई सर्विस मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों
जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी महिला ऑफिसर्स के द्वारा, केवल और केवल महिलाएं हैं इसमें, उनके द्वारा ये आपका समुद्र प्रदक्षिणा की जा रही है, जो कि वर्ल्ड का पहला फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सेलिंग एक्सपेडिशन आपको देखने को मिलेगा। इसे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है, कहां से? गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। क्लियर है इतनी चीजें? ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ओशियंस को कवर करेंगे, सभी लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेंगे, मतलब पूरे ग्लोब को सेल करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसमें जिस वेसल का इस्तेमाल हुआ है वो है आपका त्रिवेणी। ठीक है, इसका नाम क्या है? त्रिवेणी है, जो कि 50 फीट इंडिजीनियस याच है, जिसको पौंडीचेरी ने तैयार किया है। इसमें 10 विमेन ऑफिसर हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट आपको अनुजा देखने को मिल जाएंगी। अनुजा वरुदकर आर्मी से संबंधित है और इस 10 विमेन ऑफिसर को लीड कर रही है। वहीं इंडियन एयरफोर्स को लीड करने का काम लेफ्टिनेंट श्रद्धा पी राजू कर रही हैं। सितंबर 2025 से इन्होंने सेल करना शुरू किया है और 2026 में इनका पूरा जर्नी खत्म होगा। ये यहाँ पे इस तरीके से जाएंगी और कैप हॉप, जो कैप हॉर्न है, इस तरीके से क्रॉस करेंगी, इक्वेटर को दो बार क्रॉस करेंगे और इस तरीके से पूरा चक्कर लगाने का काम करने वाली है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो कैप्टन दिलीप डोंडे ये पहले इंडियन थे जिन्होंने पहली बार इंडिया सरकम नेविगेशन किया था। ठीक है, अकेले ये निकल गए थे यात्रा पे। ठीक, फिर यहाँ पे अभिलाषा टोमी, ये पहली इंडियन नॉन स्टॉप बिना रुके इन्होंने 2012-13 में सरकम नेविगेशन किया था। INSV तारिणी, नाविका सागर परिक्रमा और नाविका सागर परिक्रमा 2 भी इनके द्वारा की गई है, जिसमें सभी महिलाएं नेवी ऑफिसर्स की शामिल की गई थी। नौ बात करते हैं भारत की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में। तो भारत की फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है नमो भारत। ओके, सो नमो भारत बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन एट 160 किलोमीटर पर आवर ऑन दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो नमो भारत की जो स्पीड है वो कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है। कहां पर रन हो रही है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर इसे काम किया जा रहा है। दिल्ली जो मेरिट कॉरिडोर है वो 82 किलोमीटर का है और इसी पर ये कनेक्ट हो रही है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसे पायलट बेसिस पे 17 किलोमीटर का ट्रायल किया गया था 21 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? डन इतनी चीजें। ये जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% का शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इतनी चीजें आपको याद रखनी, किसके इनिशिएटिव से ये नमो भारत आपका दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम काम कर रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इनके शेयर्स भी एक बार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया टारगेट 2028 फॉर स्वदेशी सोलर सेल। अब हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सोलर एनर्जी पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मुझे पता है आप लोग ऐसा तो है नहीं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, अपने अपने राज्यों के भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एमपी का है तो अभी एमपी कांस्टेबल की 7,000 वैकेंसी आई है, तो आप लोग में से बहुत सारे एमपी कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एमपी, तो एमपी सोलर पावर जनरेशन में वर्ल्ड में, सॉरी, इंडिया में 4th नंबर पे आता है। इंडिया में एमपी सोलर पावर जनरेशन में 4th नंबर पे आता है। ठीक है, विंड पावर जनरेशन पे 8th नंबर पे आता है। तो ये तो एमपी की रिस्पेक्ट पे बातें हो गई। तो आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो उस स्टेट का क्या नंबर है सोलर कंट्रीब्यूशन और विंड एनर्जी कंट्रीब्यूशन में, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप यूपी से तो यूपी का पढ़ लो, अगर आप बिहार से तो बिहार का पढ़ लो। एमपी वालों के लिए सुविधा ये है कि मैं एमपी से हूं तो एमपी का डेटा उनको सर्च नहीं करना पड़ता। मैं बता देती हूँ, एमपी जो है वो सोलर एनर्जी में 4थे नंबर पे, विंड एनर्जी में 8वें नंबर पे है। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2028 तक हम स्वदेशी सोलर सेल को तैयार करेंगे। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो हमें सोलर सेल की जरूरत पड़ती है, सोलर मॉड्यूल की जरूरत होती है। और अभी हम बहुत ज्यादा जो मॉड्यूल है वो सब क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। अब भारत जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इसलिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम फुली इंडिजिनियस सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 2028 तक तैयार कर लेंगे, जिसमें सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, सोलर वेफर सभी को इंक्लूड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर इसको सपोर्ट कर रही है।
इससे क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगा और इंडिया, मेक इन इंडिया को भी पुश मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो 2014 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। Who has been appointed as a new MD and CEO of International Asset Reconstruction Company? नाम से सुनने में लगता है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, who has been appointed as a new MD and CEO of International Asset Reconstruction Company? आंसर हो जाएगा अभिषेक माहेश्वरी। अब ये जो आपकी इंटरनेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है 2002 में बनी थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका पुराना नाम फर्स्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किया। ये क्या करता है, जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स के पास बहुत ज्यादा एनपीए हो जाता है और बैंक्स की जो प्रॉपर्टी है जो बैंक्स ने एक्वायर की है, ठीक है, तो उसको नीलाम करना, उसको रिस्ट्रक्चर करना, मैटर्स को रिजॉल्व करना, ये सारे काम कौन करता है? इंटरनेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोंडा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? तो बोंडा ट्राइब एक पीबीटीजी कम्युनिटी है। बोंडा ट्राइब एक पीबीटीजी कम्युनिटी है। हमारे देश में 75 पीबीटीजी कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पीबीटीजी आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएंगी और इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पीबीटीजी आपको कहां पर मिलेगी? एमपी में मिलेगी। कुछ दिन पहले मैंने डिस्कशन किया था सहारिया जनजाति के बारे में, याद आया? सहारिया जनजाति में सबसे ज्यादा टीबी के केसेस पाए गए हैं। सहारिया जनजाति जो कि एक पीबीटीजी कम्युनिटी है, एमपी राजस्थान में पाई जाती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टीबी के केसेस पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? सहारिया जनजाति में। ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो बोंडा ट्राइब पाई जाती है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, बोंडा ट्राइब उड़ीसा राज्य में पाई जाती है और ये बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, पीबीटीजी कम्युनिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब इंडिया की पाई जाती है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाने की बात, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाने की बात उड़ीसा के गवर्नर के द्वारा की गई है, इसलिए आपको ये ट्राइब देखने को मिल रही है। What is the name of world first digital tribal university? तो वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सी है? आदि संस्कृति है, नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जोमेटो एंड उबर ने रिसेंटली एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। तो जोमेटो और उबर अभी क्या कर रहा है? एप्लीकेशन में वीडियो के मदद से, नोटिफिकेशन की मदद से, मैसेज की मदद से ट्रैफिक के जो डिसिप्लिन होते हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आखिरकार ये जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है वो गवर्नमेंट के किस कैंपेन से अलाइंड है? आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर सी। Recently, which area in Bangalore was declared as a biodiversity heritage site? तो बेंगलुरु में कौन से एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है? तो आंसर हो जाएगा कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी। ठीक है, ये बेंगलुरु का सेकंड, हम कर्नाटका की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। मैं सिर्फ केवल एक शहर बेंगलुरु की बात कर रही हूँ, पूरे कर्नाटका की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बेंगलुरु का सेकंड बायो हेरिटेज साइट आपको मिल जाएगा कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी। और बेंगलुरु का जो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो है गांधी कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। यहाँ पर एक लिस्ट है, तो चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको पीडीएफ में तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएंगी, तो आप इसे पढ़ सकते हो रिसेंटली किसने कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीते हुए हैं। नेक्स्ट है, फिच के अकॉर्डिंगली भारत की FY25 में जीडीपी कितनी रहेगी? तो 6.9% रहेगी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, Which country is hosting the multilateral joint military exercise Japat 2025? जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। कैसा लगा सेशन आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।